नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 11वां पाठ पढ़ेंगे और 11वां पाठ में है सार लेखन। किस तरीके से हम सार लेखन करते हैं, सार को लिखते हैं, उसके बारे में है वो आज अपन बात करेंगे। देखो, सार लेखन का अर्थ और उपयोगिता, यानी किसी भी कोई भी जैसे पैराग्राफ होता है उसका सार हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारा पैराग्राफ है वो इतना बड़ा है, तो उसका सार है वो हम कितना लिखेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। यानी उसका 2/3 है वो क्या लिखेंगे, हम सार लिखेंगे। और इससे उल्टा है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा कोई सुक्ति है, तो सुक्ति के बारे में सुक्ति है उसको क्या करते हैं, एक पल्लवन लिखते हैं। पल्लवन तो है वो उसको है वो विस्तार से है वो बढ़ा करके है वो लिख दिया जाता है। तो इसका है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो, हम सार लेखन का अर्थ और उपयोगिता किस तरीके से होती है, आइए हम समझें कि सार लेखन क्या होता है और हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन में व्यस्तताएं निरंतर बढ़ती जा रही है। हम है वो बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे हैं। हमारे जीवन में जो व्यस्तताएं हैं वो बहुत अधिक है और समय का अभाव होता जा रहा है। समय का क्या है, अभाव है। आप ये भी जानते हैं कि मनुष्य के सारे क्रियाकलापों में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है वो किसका है, भाषा का है। आपने बहुतों को ये कहते सुना होगा, जा जा काम करने दे, फालतू बातें मत कर। ये बात आपने नॉर्मल है वो सामान्य तौर पे सुनी होगी, जा जा काम करने दे, फालतू बातें मत कर। इसका अर्थ हुआ कि फालतू बातें न करके उचित, उपयुक्त और संक्षिप्त बात कहने का महत्व है। मतलब यह है कि भाषा का ऐसा प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे समय की बचत हो। यानी भाषा का ऐसा प्रयोग हो जिससे समय की क्या हो, बचत, समय की बचत हो। अगर कम शब्दों में प्रयोग करेंगे तो समय भी कम खर्च होगा और दूसरा आदमी भी हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनेगा। यानी कम शब्दों में अगर कोई बात कहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी है वो उस बात को ध्यान पूर्वक है वो सुनेगा। इसके अतिरिक्त संचार क्रांति के इस युग में टेलीफोन, फैक्स आदि पर पैसे भी बचेंगे। कम शब्दों में बात करना या लिखना एक कौशल है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इससे लाभ होता है। इससे जीवन के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इससे लाभ होता है। यह तो हुआ कम शब्दों में अपनी बात कहने का भाषाई कौशल। दूसरा एक और काम होता है किसी दी हुई सामग्री को कम शब्दों में व्यक्त करने की कला। इसी को सार लेखन कहते हैं। यानी किसी भी दी हुई सामग्री को कम शब्दों में लिखना ही क्या कहलाता है, सार लेखन कहलाता है। सार लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बात को उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए, उसका जो मूल भाव है उसको सुरक्षित रखते हुए कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। यानी उसको कम शब्दों में, यानी 1/3 शब्दों में है वो उसको बांध दिया जाता है। कम शब्दों में बात कहने का कौशल सार लेखन में सहायक होता है। यानी कम शब्दों में लेखन जो है वो सार लेखन में क्या होता है, सहायक होता है। और सार लेखन के अभ्यास से भाषा में हमारी कुशलता बढ़ती है। यानी जितना अधिक हम सार लेखन करना जानेंगे उससे हमारी भाषा की कुशलता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। विभिन्न क्षेत्रों में सार लेखन की उपयोगिता है। अखबारों में जगह के हिसाब से समाचार संपादक समाचारों का सार लेखन करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समय के हिसाब से यही काम किया जाता है। कई बार लेखों, यहां तक कि पुस्तकों तक का सार तैयार किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में भी सहायक द्वारा पत्रों और कभी कभी तो पूरी फाइल का सार लेखन किया जाता है। पूरी की पूरी फाइल का ऊपर है वो सार लेखन कर दिया जाता है। सार लेखन और भाव पल्लवन में अंतर, क्या फर्क होता है सार लेखन में और भाव पल्लवन में। तो देखो, सार लेखन और भाव पल्लवन के अंतर को आगे दिए गए आरेख से आपको समझना है। यह आपको सामग्री, कोई भी जैसे मैटर दिया हुआ है, सामग्री कितनी है, इतनी बड़ी आपके पास में सामग्री है और उसका है वो
अगर सार लेखन करना है तो उसको संक्षिप्त करके एक तिहाई रूप में सार लिख देंगे, यानी इतना सा सार लिखेंगे, यानी उसकी सामग्री बहुत बड़ी है लेकिन मूल भाव को ध्यान में रखते हुए उसका सार है वो इतना सा लिख देंगे। तो ये तो हुआ सार लेखन। अब दूसरा क्या है, भाव पल्लवन। भाव पल्लवन में क्या होती है, एक छोटी सी आदि या एक पंक्ति की सुक्ति होती है कोई भी, उसको विस्तार देकर के बढ़ा चढ़ा करके उदाहरणों के माध्यम से उसको समझाने को ही क्या कहते हैं, भाव पल्लवन कहते हैं। तो इस आरेख से इस बात को है वो समझ सकते हैं। इसमें भी मूल भाव को ध्यान में रखना है लेकिन उसको बढ़ा के लिखना है और इसको संक्षिप्त करके लिखना है, यही इन दोनों में है वो मूल अंतर होता है। चित्रों से बात स्पष्ट हो गई ने। मूल सामग्री में विस्तार होता है। स्पष्ट है कि समझने के लिए बातें विस्तार में कही जाती है, उसका मूल भाव या सार छोटा होता है और संक्षेप में लिखा जा सकता है। इसीलिए आरेख में सामग्री वाली लकीर लंबी है। सामग्री वाली लकीर क्या है, लंबी। सार वाली लकीर सामग्री वाली लकीर की एक तिहाई है, यानी ऊपर वाली जो सार जो सामग्री है उसकी लकीर तो बड़ी है और जो उसकी सार लेखन है उसकी जो लकीर है वो क्या है, एक तिहाई ही बच गई है, इसका तीसरा हिस्सा ही है वो बच गया है, यानी यही क्या है सार लेखन है। अब देखिएगा इसी प्रकार से दूसरे आरेख में सुक्ति वाली लकीर छोटी है, दूसरे वाले में क्या है, सुक्ति वाली जो लकीर है वो तो क्या है, छोटी है। सुक्ति तो एक आधी पंक्ति की ही होती, यानी एक आध पंक्ति की तो होगी, सुक्ति जो है एक या आधी पंक्ति की होगी। जैसे इसी सुक्ति को ले, सत्यमेव जयते, ये एक सुक्ति है जिसको हम लेते हैं, मान लीजिएगा सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, यह मूल भाव है इसका। भाव पल्लवन में इस मूल भाव को ही स्पष्ट करना होता है, कई उदाहरण आदि के द्वारा या कई तरह से कहकर इस सुक्ति को स्पष्ट करते हैं। यह मूल भाव को फैलाना या पल्लवित करना हुआ, अतः भाव पल्लवन वाली लकीर लंबी है, यानी सुक्ति की जो लकीर है वो तो छोटी है और जो भाव पल्लवन की लकीर है वो क्या है, बड़ी है। तो इस तरीके से है वो भाव पल्लवन है वो किया जाता है, मूल जो भाव जो है उसको है वो ध्यान में रखा जाता है। आप आरेखों में यह भी देख रहे होंगे कि सुक्ति या भाव पल्लवन के विषय वाली पंक्ति सार वाली पंक्ति से भी छोटी है। जैसा हमने देखा, सार तो फिर भी मूल सामग्री का एक तिहाई होता है, किंतु सुक्ति एक वाक्य की या वाक्यांश वाली ही हो सकती है, एक वाक्य या एक वाक्यांश की ही सुक्ति होती है, इसलिए वो वाली लाइन और भी ज्यादा छोटी है। सार लेखन के रूप क्या क्या हो सकते हैं, आप जान चुके हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में सार लेखन की क्या उपयोगिता है। अलग अलग क्षेत्रों, विषयों या कामों के लिए सार लेखन के कई अलग अलग रूपों का प्रयोग किया जाता है। आइए उनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, कुछ सार लेखन जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखिएगा एक नंबर पे, अधिक शब्दों में लिखी बात को, यानी अधिक शब्दों में लिखी बात को कम शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता समाचार लेखन में होती है या फैक्स करने में होती है, आदि आदि। ऐसा पर्याय भाषा में अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके शब्दों के दोहराव या अनावश्यक शब्दों को छांट कर तथा वाक्य विन्यास की शिथिलता को दूर करके किया जा सकता है। यानी जो वाक्य विन्यास है उसकी शिथिलता को दूर करके यानी उसको संक्षिप्त किया जा सकता है। 2 नंबर, विस्तृत लेख को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते समय पहले उसके मूल भाव या विचार बिंदु तथा उसे पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदुओं को नोट कर लेते हैं, फिर ऊपर वाली विधि की सहायता से उसे संक्षेप में व्यक्त कर देते हैं। तीसरा, उपयुक्त सभी स्थितियों में सार लेखक मूल सामग्री को प्राय कई बार गौर से पढ़कर अपनी भाषा में उसका सार प्रस्तुत कर देता है। यानी सार लेखन के लिए जो लेखक होता है वो उसको कई बार
पढ़ता है और पढ़ करके उसको अपनी भाषा में मूल भाव को ध्यान में रखते हुए वापस से लिख देता है। किंतु साहित्यिक रचनाओं, उपन्यास, कहानी आदि का सार प्रस्तुत करते समय यह प्रयास किया जाता है कि लेखक की भाषा और शैली भी यथासंभव बची रहे। यानी जो उपन्यास है या कोई साहित्यिक रचना है या कहानी है, उसका सार लिखते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि उसकी जो यथासंभव जो लेखन शैली है, भाषा है, वो भी क्या है, बची रहे उसे लेखक के, इसलिए उसको ध्यान में भी रखना होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आप देखते हैं कि अगर सार लेखन करना है तो अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द का अगर आप प्रयोग करते हैं, इस तरीके से वाक्यांशों की जगह एक शब्द का प्रयोग करने लगते हैं, तो भाषा यानी वो जो सार लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा, यानी एक तिहाई रूप में है वो लेकर के उसको आ सकते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि अभिव्यक्ति में कसावट लाने के लिए अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में ऐसे असंख्य शब्द हैं जिनका प्रयोग करके पूरे पूरे वाक्यांशों को एक शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। आइए हम इनमें से कुछ पर नजर डालें। ऐसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं ताकि उनको है वो सार लेखन में है वो उनका प्रयोग किया जा सके। देखिएगा कैसे, ये हमारे पास में इस तरफ वाक्यांश है और इस तरफ उस वाक्यांश के लिए जो एक शब्द नियुक्त हुआ है वो, तो हम देखें, भले बुरे का विचार न रखने वाला, जो भले बुरे का विचार न रखने वाला है उसको हम अविवेकी कहते हैं, यानी जो विवेक नहीं होता है उसको हम अविवेकी कहते हैं। तो भले बुरे का विचार न रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और वो क्या है, अविवेकी। दूसरा देखिएगा, जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं, यानी जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसे कोई जीत न सके उसको अजय कहते हैं, जिसे कोई जीत न सके उसको क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। ऐसे स्थान पर रहना जिसका कोई पता न पा सके, यानी उसको अज्ञातवास कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञातवास कहते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात जो है वो उसको अत्युक्ति कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अत्युक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से देखो, एक वाक्यांश है जिसके लिए एक ही शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे भाषा को क्या किया जा सकता है, उससे जो भी उसकी सामग्री होती है उसको बहुत ही संक्षिप्त है वो हम कर सकते हैं। और देखो, और देखते हैं कुछ उदाहरण। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। जो निंदा के योग्य न हो, जिसकी निंदा न की जा सके, वो क्या कहलाता है, अनिंदे कहलाता है। जिसके बिना काम न चल सके, यानी जिसको करना जरूरी हो, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, उसके लिए शब्द आता है अनिवार्य। वह नियम जो व्यायाम नियम के विरुद्ध हो, यानी वह नियम जो व्यापक नियम जो होता है, एक सामान्य नियम होता है, उस नियम के विरुद्ध अगर है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाद। जिसका विवाह न हुआ हो उसको अविवाहित कहते हैं, जिसका विवाह न हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, अविवाहित। जिस पर अभियोग चलाया जाए, जिस व्यक्ति पर अभियोग चलाया जाए उसको अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय होता है, जिस पर विश्वास किया जा सके वो क्या है, विश्वसनीय कहलाता है। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व या अपूर्व, जो पहले नहीं हुआ हो तो उसको अभूतपूर्व या अपूर्व कहते हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले को हम आस्तिक कहते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले को नास्तिक कहते हैं। अगर जड़ सहित नष्ट कर देना, जड़ सहित उखाड़ के फेंक देना, उसको हम उन्मूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्मूलन कहते हैं। जिस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पैदावार होती हो वो भूमि क्या कहलाती है, उस भूमि के लिए एक शब्द हम उपजाऊ शब्द काम में लेते हैं। तो इसकी जगह जिस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पैदावार होती हो, इसके लिए आप एक ही शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, उपजाऊ। तो इनका दोनों का समान अर्थ है वो है, तो इसका सार लेखन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है वो रहता है। जो काम से जी चुराता हो उसको हम क्या कहते हैं,
कामचोर कहते हैं। किसी वस्तु को देखने या बात को जानने की प्रबल इच्छा कुतूहल कहलाती है। क्या कहलाती है? कुतूहल कहलाती है। उपकार को मानने वाला है उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, और उपकार को नहीं मानने वाले को, एहसान को नहीं मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द है वो एक दूसरे हम है वो इसके लिए काम में ले सकते हैं। और वैसे कृतज्ञ का जो विलोम होता है वो भी क्या होता है? कृतज्ञ होता है। किसी टूटे या गिरे हुए मकान या इमारत का बचा हुआ भाग खंडहर कहलाता है, या उसको भग्नावशेष कहते हैं। या तो उसको खंडहर कहते हैं या फिर उसको भग्नावशेष कहते हैं। वह मनुष्य जिसने किसी घटना को साक्षात देखा हो, अपनी आंखों से देखा हो, उसको यानी गवाह या साक्षी कहते हैं। जिसने जिस घटना को अपनी आंखों से देखा हो तो या तो उसको गवाह कहते हैं या उसको साक्षी कहते हैं। जो दया का पात्र हो उसको दयनीय कहते हैं। जो दया का पात्र हो उसको हम दयनीय कहते हैं। बहुत दूर तक की बात सोचने वाला जो होता है उसको हम दूरदर्शी कहते हैं। जो बहुत दूर की बात को सोच लेता है उसको क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है उसको हम द्वीप कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे टापू होता है उसको तो द्वीप कहते हैं। और एक इसी के जैसा शब्द आता है जिसमें मात्रा क्या होती है? छोटी होती है, उसको हम द्वीप कहते हैं। अब इसके अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो द्वि प्लस पे, द्वि का मतलब होता है दो बार, और पे का मतलब होता है पीना, दो बार पीना। यानी ऐसा जानवर जो दो बार पानी पीता हो, यानी हाथी। तो द्वीप किसको कहते हैं? हाथी को कहते हैं। यहां पे शब्द है द्वीप। द्वीप का मतलब टापू होता है, यानी जो स्थल, यानी वह स्थान या वह स्थल जो चारों ओर से जल से, पानी से घिरा रहता है उसको द्वीप कहते हैं। किसी रास्ते से कहीं घुसने या जाने की रुकावट नाकाबंदी कहलाती है। जिसमें हानि या अनर्थ की आशंका न हो, यानी जिससे कोई हानि अनर्थ की आशंका ना हो, वो निरापद कहलाता है। क्या कहलाता है? निरापद। वह स्थान जहां कोई मनुष्य नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, उसको हम निर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जन। जिस पर कोई विवाद न हो, जिस पर कोई विवाद न हो वो निर्विवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्विवाद है वो कहलाता है। जिसके हाथ में कोई शस्त्र न हो वो निहत्ता या निशस्त्र होता है। निहत्ता, हत्ता मतलब हथियार, शस्त्र यानी जिसके पास में कोई शस्त्र नहीं है वो निशस्त्र कहलाता है। साफ या शुद्ध किया हुआ, साफ या शुद्ध किया हुआ परिष्कृत कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्कृत। दूसरों के साथ भलाई का व्यवहार करने वाला परोपकारी होता है। दूसरों के साथ भलाई का व्यवहार करने वाले को क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। या दूसरों के साथ भलाई का व्यवहार क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। जिसके आर पार दिखाई दे सके उसको पारदर्शी कहते हैं। जिसके आर पार दिखाई दे सके उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। एक बार कही गई बात को फिर से कहना पुनरुक्ति कहलाता है। पुनरुक्ति, पुनर प्लस उक्ति, यानी फिर से किसी बात को कहना क्या कहलाता है? पुनरुक्ति कहलाता है। पहले जैसा ही, पहले जैसा ही के लिए एक शब्द क्या आएगा? पूर्ववत। पूर्ववत। किसी लिखी हुई चीज की नकल, अगर कोई पहले से कोई चीज लिखी हुई है और वैसी की वैसी दूसरी लिखनी है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलिपि। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़ क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा कहलाती है। किसी से, यानी प्रतिस्पर्धा में किसी से आगे बढ़ने की, किसी दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ने की जो होड़ होती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जिसे देखकर भय होता है उसको भयानक कहते हैं। जो कम खर्च में काम चलाता हो वो मितव्ययी होता है, और जो मितव्ययी भी कहते हैं, और इसके लिए अल्पव्ययी शब्द भी आता है। तो मितव्ययी शब्द है जिस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता हो, विचारणीय होता है।
जिस पर विचार करने की आवश्यकता हो वो क्या कहलाता है? विचारणीय कहलाता है। वह जो वेतन लेकर काम करता हो, यानी वह जो वेतन लेकर के काम करता हो उसको हम वेतन भोगी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वेतन भोगी कहते हैं। इस तरीके से हम है वो, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो सार लेखन है वो बहुत ही संक्षिप्त है वो हम कर लेंगे, यानी 1/3 में है वो लिख सकते हैं। तो इसमें ये जो शब्द है बहुत ही आपके लिए सहयोग प्रदान करेंगे। अब देखो कुछ और है। मेहनत करके पेट पालने वाला व्यक्ति श्रमजीवी या मेहनत कश होता है। या तो उसको श्रमजीवी कहते हैं या मेहनत कश कहते हैं। जिसके बेढंगेपन पर लोग हंसी उड़ाए उसको हास्यास्पद कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्यास्पद। हित या भला चाहने वाला जो होता है वो हितैषी होता है। हित या भला चाहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हितैषी कहलाता है। किसी के रूप रंग आदि का विवरण, किसी रूप रंग आदि का विवरण जो होता है उसको हुलिया, कि देखो इसका हुलिया, तो हुलिया कहलाता है। तो इस तरीके से हम है वो पदों को संक्षिप्त कर सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करके, यानी सार लेखन है वो कर सकते हैं। देखिएगा सार लेखन की प्रक्रिया। सार लेखन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, इन्हें नीचे दिया जा रहा है। सार लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है आपको? पहली बात, मूल बिंदु का चयन करना है कि इसका मूल बिंदु क्या है, कहीं वो मूल बिंदु नहीं छूट जाए हमसे, इसलिए मूल बिंदु का चयन करना है पहले। दूसरे पे संबंधित बिंदुओं का चयन करना है कि इस मूल बिंदु से संबंधित कौन कौन से बिंदु है उनका चयन करना है आपको। फिर मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रमबद्ध लिखना है, यानी एक क्रम देना है कि मूल बिंदु और उससे संबंधित जो बिंदु है उनको एक क्रम से है वो सजाना है आपको। तो तीसरा काम ये करना है। इसके बाद में अनावश्यक जो सामग्री है, अनावश्यक सामग्री है उसको आपको छोड़ देना है। जो भी सामग्री जरूरत की नहीं है उस सामग्री को आपको क्या कर देना है? छोड़ देना है। और उसके बाद में आपको 5वें नंबर पे क्या करना है? उपयुक्त आकार में सार लिखना है। बिल्कुल उपयुक्त आकार होना चाहिए, उस आकार में आपको क्या लिखना है? सार लिखना है। तो ये सार लेखन का है वो तरीका मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगला है वो हम नेक्स्ट डे है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों।